जब हम एक सेंटेंस को समझते हैं तो उसमें कई वर्ड्स होते हैं और हर वर्ड की अपनी कोई क्वालिटी होती है। कोई वर्ड जो होता है वो नाउन होता है, कोई एडजेक्टिव होता है, कोई प्रेपोजिशन होता है, कोई जो वर्ड होता है वो वर्ब होता है। तो जो जो भी वर्ड यूज़ होता है एक सेंटेंस में, जितने भी वर्ड्स यूज़ होते हैं, हर वर्ड का अपना एक काम है और उस काम की वजह से उसको एक ग्रामेटिकल कैटेगरी मिली होती है। तो इंग्लिश में जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। सबसे पहले नाउन है, फिर एडजेक्टिव है, फिर एडजेक्टिव है, फिर प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रेपोजिशन है, कंजक्शन है और इंटरजेक्शन है। तो हम इसको वन बाय वन इनकी डेफिनेशन और साथ में एक दो एग्जांपल्स करते जाएंगे इस लेक्चर में। फिर नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इनको इन डिटेल कवर करेंगे। नाउन नाउन की डेफिनेशन है जो फॉर्मल वो है, अ नाउन इज अ वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं, अकबर वाज अ ग्रेट किंग। अब जो अकबर है वो एक पर्सन, एक शख्स का नाम है, तो अकबर यहाँ पे नाउन है इस सेंटेंस में। अब जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है, कराची इज़ अ बिग सिटी। अब जो कराची है वो एक सिटी है, तो ये एक प्लेस हो गई, तो ये कराची इसमें नाउन होगी। लायन इज़ द किंग ऑफ एनिमल्स। अब जो लायन है वो एक एनिमल है, और वो यहाँ पे नाउन के तौर पे यूज़ हो रहा है सेंटेंस में। ज़रूरी नहीं है कि जो नाउन हो वो सेंटेंस के शुरू में हो, वो एंड पे भी हो सकता है, इन द सेंटर ऑफ सेंटेंस भी हो सकता है। जैसे हमारे पास नेक्स्ट 2 एग्जांपल्स हैं, दीज आर ब्यूटीफुल रोजेज। अब जो रोजेज है वो यहाँ पे नाउन है, तो वो एट द एंड ऑफ द सेंटेंस यूज़ हो रहा है। सिमिलरली दिस बॉल इज़ मेड ऑफ सीमेंट। अब जो सीमेंट है वो नाउन है, किसी चीज़ का नाम है, सो नाउन है, तो वो भी सेंटेंस के एंड पे यूज़ हो रहा है। अब जहाँ पे अगर हम डेफिनेशन को दोबारा से गौर से देखें तो यहाँ पे जो वर्ड यूज़ हुआ है वो थिंग, मैंने रेड में हाईलाइट किया है, थिंग। अब जो थिंग की डेफिनेशन है रैन एंड मार्टन के मुताबिक वो है, द वर्ड थिंग इंक्लूड्स ऑल ऑब्जेक्ट्स दैट वी कैन सी, हियर, टेस्ट, टच और स्मेल। कि जो हमारी पांचों सेंसेस में जो आते हों चीज़ें, वो थिंग में शामिल है, थिंग की डेफिनेशन में। बाकी जो चीज़ें हैं वो समथिंग में आती हैं, जैसे जिसके बारे में हम सोच सकते हैं या जिसके बारे में हम कोई गुमान कर सकते हैं, वो जो चीज़ें हैं वो समथिंग में आती हैं। अब जो थिंग है उसमें सिर्फ वो चीज़ें आएंगी जिसको हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, उसको चख सकते हैं, उसको छू सकते हैं या उसको सूंघ सकते हैं। तो इन पांचों सेंसेस में जो चीज़ें आती हैं वो थिंग के अंडर आती हैं। सो इन पांचों सेंसेस के अंदर जो चीज़ें आएंगी, चाहे वो जानदार हैं या बेजान है, वो हमारी नाउन के तौर पे यूज़ होंगी। नेक्स्ट है हमारे पास एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की फॉर्मल डेफिनेशन है, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन। कि नाउन को जो चीज़ डिस्क्राइब करती है, नाउन की मीनिंग को जो चीज़ डिस्क्राइब करती है वो एडजेक्टिव होती है। जैसे हमारे पास एग्जांपल है, ही इज़ अ ब्रेव बॉय। अब जो ब्रेव है, बॉय क्योंकि हमारे पास नाउन है, तो जो ब्रेव है वो बॉय की कोई ना कोई हमारी क्वालिटी हमें बता रहा है, तो यहाँ पे ब्रेव जो है वो एज अ एडजेक्टिव यूज हुआ है। सिमिलरली दूसरी हमारी एग्जांपल है, दीज फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल। अब जो फ्लावर्स हैं वो हमारे पास नाउन है और उसको जो डिस्क्राइब कर रहा है वर्ड इस सेंटेंस में वो है ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल यहाँ पे हमारे पास एज अ एडजेक्टिव यूज हो रहा है। नेक्स्ट जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो है प्रोनाउन। प्रोनाउन की डेफिनेशन है, प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। कि जो वर्ड नाउन की जगह पे यूज हो वो प्रोनाउन होता है। एग्जांपल है हमारे पास, जॉन इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल। अब जो सेंटेंस का पहला हिस्सा है उसमें बताया गया कि जॉन जो है वो एब्सेंट है क्लास से, तो सेकंड पार्ट जो सेंटेंस का है उसमें उसकी रीज़न बताई गई है, बिकॉज ही इज़ इल। अब यहाँ पे अगर सेंटेंस को हम दोबारा बनाएं तो हम लिखते हैं, चलो, जॉन इज़ अब्सेंट बिकॉज जॉन इज़ इल। अब ये सेंटेंस बड़ा अजीब सा लगेगा कि जॉन को दोबारा से फिर से उसका नाम लिया जा रहा है। अगर हम कहें कि जॉन गैर हाजिर है क्योंकि वो बीमार है, अब वो जो वर्ड यूज़ किया हमने उर्दू में वर्ड वो, अब वो जो है वो प्रोनाउन है, तो जॉन की जगह पे जो ही वर्ड यूज़ हुआ है वो प्रोनाउन है। सिमिलरली हमारी सेकंड एग्जांपल है, द बुक्स आर वेयर यू लेफ्ट देम। इसमें जो देम का वर्ड यूज़ हुआ है एंड पे, वो बुक्स के लिए यूज़ हुआ है कि बुक्स, किताबें वहीं पे हैं जहाँ पे तुमने उसे छोड़ा था, तो बुक्स के लिए जो वर्ड यूज़ हुआ है वो देम है। अब अगर अब देम की जगह पे बुक्स दोबारा लिख दें तो भी सेंटेंस की सेंस बनती है, लेकिन वो सेंटेंस बड़ा एक अजीब सा लगेगा कि बुक को बार बार यूज़ किया जा रहा है। तो इस बार बार यूज़ करने की बजाय हम नाउन की जगह पे उसकी जो प्रोनाउंस होते हैं वो यूज़ करते हैं। तो देम यहाँ पे बुक्स की जगह पे यूज़ हो रहा है, तो वो एज अ प्रोनाउन यूज़ हो रहा है इस सेंटेंस में। नेक्स्ट जो पार्ट ऑफ स्पीच हमारे पास है वो है एडवर्ब। एडवर्ब की डेफिनेशन है, एन एडवर्ब इज अ वर्ड यूज टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और एन अनदर एडवर्ब। कि एक एडवर्ब जो है वो जुमले में एक ऐसा वर्ड जो कि किसी वर्ब
या एडजेक्टिव या किसी और एडवर्ब के बारे में कोई चीज़ बता रहा हो, हमें उसके बारे में कोई चीज़ एक्सप्रेस कर रहा हो। एग्जांपल हमारे पास है ही वेस्टेड हिज मनी क्विकली। अब जो क्विकली है वो हमें एक कंडीशन के बारे में बता रहा है कि उसने अपनी जो अपनी उसकी जो जमा पूंजी थी उसने बहुत जल्दी उसको ज़ाया किया। अब जो क्विकली है सूरत हाल है वो यहाँ पे एज ए एडवर्ब है। तो वेस्टेड मनी, मनी के बारे में बताया है। क्विकली जो है वो एक्चुअली में मनी के बारे में हमें बता रहा है। तो यहाँ पे मनी जो है उसको डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ क्विकली हुआ है वर्ड, तो वो एज ए एडवर्ब यूज़ हुआ है। सेकंड एग्जांपल है द फ्लावर इज़ वेरी ब्यूटीफुल। अब जो ब्यूटीफुल को एक्सप्लेन करने के लिए वर्ड यूज़ हुआ है वो है वेरी। वेरी जो है वो उसकी यूं कह लें कि उसकी एक लिमिट को बताता है कि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। फ्लावर जो है फूल जो है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तो यहाँ पे जो वेरी वर्ड है वो एज एन एडवर्ब यूज़ हुआ है जो कि ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल जो कि एक एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव को यहाँ पे एडजेक्टिव के बारे में जो एक्सप्रेशन है वो वेरी से शो होता है। तो वेरी एज अ एडवर्ब यूज़ हुआ है और ये जो क्वालिफाई कर रहा है या डिस्क्राइब कर रहा है वो एडजेक्टिव ब्यूटीफुल को कर रहा है। तीसरी हमारी एग्जांपल है शी प्रोनाउंस्ड द वर्ड क्वाइट करेक्टली। अब जो क्वाइट करेक्टली है, क्वाइट भी एक एडवर्ब है और करेक्टली भी एक एडवर्ब है। एडवर्ब की यहाँ पे एक मैं आपको ये भी बता दूँ, आम सी जो हमारे पास यूं कह लें कि एक ट्रिक है वो ये है कि अक्सर जो वर्ड्स जिनके एंड पे एल वाई यूज होता है वो एडवर्ब्स हैं। सिंपल ये है, लेकिन एडवर्ब का जो कि एक्सप्लेनेशन में जब हम जाएंगे इसके एक्सप्लेनेशन चैप्टर में तो इसकी बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं और उनकी बड़ी डीप एक्सप्लेनेशन है। लेकिन एक जो आम सा एक सिंपल सी ट्रिक है वो ये है कि एल वाई वाले जो वर्ड्स होते हैं वो एडवर्ब्स होते हैं। तो यहाँ पे जो लास्ट हमारी एग्जांपल है शी प्रोनाउंस द वर्ड क्वाइट करेक्टली, तो यहाँ पे क्वाइट जो है वो भी एडवर्ब है और करेक्टली भी एडवर्ब है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू हमारी डेफिनेशन कि एक एडवर्ब जो है वो एडवर्ब को भी एडवर्ब के बारे में भी कुछ कह सकता है। तो सिमिलरली यहाँ पे करेक्टली के बारे में क्वाइट कह रहा है कि उसने लफ्ज़ को अच्छे तरीके से अदा किया। तो यहाँ पे क्वाइट जो है वो भी एक एडवर्ब है और करेक्टली है वो भी एडवर्ब है। तो करेक्टली को डिस्क्राइब करने के लिए क्वाइट एडवर्ब यूज हुआ है कि यहाँ पे एडवर्ब एडवर्ब को ही डिस्क्राइब कर रहा है। तो ये दोनों एडवर्ब्स हैं। नेक्स्ट जो पार्ट ऑफ स्पीच हमारे पास है वो है वर्ब। वर्ब की फॉर्मल डेफिनेशन है अ वर्ब इज़ अ वर्ड यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन और स्टेट। ये किसी काम को या किसी सिचुएशन को जाहिर करने के लिए जो वर्ड यूज होता है वो वर्ब होता है। एग्जाम्पल इसकी है द गर्ल रोट अ लेटर टू हर कज़न। अब यहाँ पे जो रोट है, राइट की दूसरी फॉर्म, वो एज अ वर्ब यूज हुआ है, लिखना यानी काम किया है, लड़की ने लिखा है। दूसरी एग्जाम्पल है ही इज़ ड्रिंकिंग वाटर। अब जो ड्रिंकिंग है ये एक वर्ब के तौर पे यूज़ हुआ है। एक ये वर्ड जो है वो सिचुएशन बता रहा है, एक्शन की सिचुएशन बता रहा है। और थर्ड एग्जाम्पल जो हमारे पास है वो है स्टूडेंट्स आर स्लीपिंग इन द क्लास। स्लीपिंग जो है वो भी वर्ब के तौर पे यूज़ हो रहा है कि वो स्टूडेंट्स का जो काम है जो कि वो सो रहे हैं उसको शो कर रहा है। तो इस तरह के वर्ड्स जो किसी काम को, जो एक्शन को या किसी सिचुएशन को शो करें वो वर्ब्स कहलाते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट ऑफ स्पीच हमारे पास है वो है प्रीपोजिशन। अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड यूज्ड विद अ नाउन और अ प्रोनाउन टू शो हाउ द पर्सन और द थिंग डिनोटेड बाय द नाउन और प्रोनाउन स्टैंड्स इन रिलेशन टू समथिंग एल्स। प्रीपोजिशन की अगर आप सिंपल डेफिनेशन देखें तो वो ये है कि ये नाउन और प्रोनाउन के बारे में प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन का जो बाकी वर्ड्स जो हैं सेंटेंसेस में उसके साथ जो लिंक होता है उसको शो करता है। जैसे हमारे पास एग्जांपल है देयर इज अ कॉ इन द गार्डन। अब गाय के बारे में बताया जा रहा है कि वो बाग में है, कि बाग के अंदर है। उसकी जो यूं कह लें कि उसकी पोजीशन के बारे में जो चीज़ इंफॉर्मेशन दे रही है वो है वर्ड इन, जो कि रेड में मैंने हाईलाइट किया है। तो यहाँ पे इन जो है वो प्रेपोजिशन है। अब दूसरी एग्जांपल अगर हम देखें तो वो है अ फेयर लिटिल गर्ल सैट अंडर अ ट्री। अब जो गर्ल के बारे में, लिटिल गर्ल जो कि हमारा यूं कह लें कि नाउन है यहाँ पे, उसके बारे में जो वर्ड हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है उसकी पोजीशन के बारे में वो है अंडर, के दरख्त के नीचे। तो यहाँ पे जो अंडर है रेड कलर में हाईलाइटेड वो प्रेपोजिशन के तौर पे यूज़ हुआ है। तो नाउन और प्रोनाउन की जो लिंक होती है बाकी वर्ड्स के साथ उसकी पोजीशन को लेके जो डिस्क्राइब करते हैं वो वर्ड्स जो होते हैं वो प्रेपोजिशन होते हैं इन अ सेंटेंस। नेक्स्ट जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो है कंजंक्शन। कंजंक्शन का डेफिनेशन है कंजंक्शन इज अ वर्ड यूज टू ज्वाइन वर्ड्स और सेंटेंसेस। कि ये जैसे कि जंक्शन वर्ड से हमें सिंपल पता चल रहा है कि ये जंक्शन है, ये दो लफ्ज़ों को या दो सेंटेंसेस को मिलाने में जो वर्ड यूज होता है वो कंजंक्शन होता है। एग्जाम्पल हमारे पास वेरी सिंपल एग्जाम्पल्स हैं कि रामा इज़ नॉट ट्रस्ट वर्दी बिकॉज ही इज़ अ लॉयर।
सेंटेंस दो हिस्सों में है। पहले हिस्से में बताया जा रहा है कि रामा जो है वो काबिल इत्मीनान जो है लड़का नहीं है। उसके बाद उसकी रीज़न है क्योंकि वो एक झूठा शख्स है। अब जो क्योंकि का वर्ड है उर्दू में यूज़ हुआ है और इंग्लिश में बिकॉज का वर्ड है जो कि लिंक बना रहा है दोनों सेंटेंसेस के हिस्से में, वो एज अ कंजंक्शन है। तो सेकंड जो एग्जांपल है वो है टू एंड टू मेक फोर। अब टू एंड दो, एंड जो है वो दो और जो एंड दो चीज़ों को मिला रहा है यहाँ पे वो एज अ कंजंक्शन है। अब अगर तीसरी एग्जांपल देखें तो आई रैन फास्ट बट मिस्ड द ट्रेन। मैं बहुत तेज दौड़ा लेकिन फिर भी ट्रेन मेरी छूट गई। तो लेकिन का जो वर्ड यूज़ हुआ है इंग्लिश में, बट जो यूज़ हुआ है जो कि दोनों सेंटेंसेस के दरमियान में लिंक बना रहा है, वो यहाँ पे एज अ कंजंक्शन है। तो यहाँ पे अगर सेकंड एग्जाम्पल को अब अगर हम दोबारा एनालाइज करें तो एंड जो है वो दो वर्ड्स के दरमियान में, और पहली और तीसरी एग्जाम्पल में जो बिकॉज और बट हैं वो दो सेंटेंसेस के पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस कह लें या सेंटेंसेस ही कह लें कि दो सेंटेंसेस को आपस में मिला रहा है या पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस को आपस में मिला रहा है। जबकि दूसरी एग्जाम्पल में जो एंड वर्ड है वो दो वर्ड्स को आपस में मिला रहा है। तो जो कंजंक्शन होता है वो वर्ड्स को भी आपस में मिला सकता है और सेंटेंसेस को भी। लास्ट जो पार्ट ऑफ स्पीच हमारे पास है वो है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन की डेफिनेशन है, एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग। कि एक जो फीलिंग को शायर जाहिर करने वाले वर्ड्स होते हैं सेंटेंसेस में वो इंटरजेक्शन कहलाते हैं। एग्जाम्पल वेरी सिंपल, हुर्रा वी वोन द गेम। हुर्रा में एक फीलिंग है, एक खुशी की लहर है कि यार हम जीत गए। और सेकंड जो है वो है अल्लास शी इज़ डेड, कि दुख की बात है अल्लास कि वो मर गई। अब अल्लास एक दुखी फीलिंग को शो कर रहा है और हुर्रा एक खुशी की फीलिंग को शो कर रहा है। तो जो वर्ड्स ये आपकी इमोशंस और आपकी फीलिंग्स को शो करें वो इंटरजेक्शन होते हैं इन अ सेंटेंस। तो इनके साथ ये है कि आपको एक्सक्लेमेटरी साइन यूज़ करना पड़ता है जब भी आप इंटरजेक्शन के वर्ड्स यूज़ करते हैं। तो ये थे पार्ट्स ऑफ स्पीच और उनकी सिंपल डेफिनेशंस और साथ में एक एक दो दो एग्जांपल्स। तो अब नेक्स्ट चैप्टर्स में हम इनको वन बाय वन इन डिटेल इनकी टाइप्स भी डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे सिर्फ ये चैप्टर नंबर 4 में इसकी सिर्फ डेफिनेशंस और वन वन एग्जांपल्स थी। अब जो नेक्स्ट है वो है डिटरमाइनर्स। अब जो मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर्स हैं उनमें जो डिटरमाइनर्स हैं उनको भी एज अ पार्ट ऑफ स्पीच डील किया जाता है कि नौवां पार्ट ऑफ स्पीच इसको बनाया गया। लेकिन रैन एंड मार्टन में इसको डिटरमाइनर्स को पार्ट ऑफ स्पीच नहीं बनाया गया। तो डिटरमाइनर्स जो होते हैं वो जो नाउन और जो नाउन्स होते हैं उसके मीनिंग को लिमिट या डिटरमाइन करने के लिए जो वर्ड्स यूज होते हैं, जैसे हमारे पास एग्जांपल है ए एन द दिस दैट दीज दोज एवरी ईच सम एनी माई हिज वन टू। इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं वो डिटरमाइनर्स होते हैं और इनको जो मॉडर्न इंग्लिश की ग्रामर्स आ रही हैं उसमें अलहदा से पार्ट ऑफ स्पीच का हिस्सा बनाया गया एज अ डिटरमाइनर और नॉर्मल पार्ट ऑफ स्पीच बनाया गया। लेकिन इस रैन एंड मार्टन में इसको एज अ सेपरेट पार्ट ऑफ स्पीच नहीं बनाया गया और इसको जो ए एन और दी इनको एज अ डिटरमाइनर डील किया गया और बाकी जितने भी डिटरमाइनर्स हैं उनको एडजेक्टिव्स में डाला गया, एडजेक्टिव की क्लासेस में। अब जब एडजेक्टिव के पे हम डिटेल्ड चैप्टर एनालिसिस करेंगे तो उसमें ये जितने भी वर्ड्स हैं जो कि डिटरमाइनर्स भी हैं वो एडजेक्टिव में उसकी टाइप्स में हम डिस्कस करेंगे। आखिरी जो बात इस चैप्टर में है वो बड़ी अहम है कि एक जो वर्ड है वो सेंटेंस में यूज़ हो रहा है तो वो उसके कई मीनिंग हो सकते हैं। सेंटेंस की जो सेंस है वो आपको बताएगी कि एक जो वर्ड है वो एज अ एडवर्ब यूज़ हो रहा है या प्रपोजिशन के तौर पे यूज़ हो रहा है या कंजंक्शन है या क्या है, वर्ब है या क्या है। तो एक ही वर्ड है जो कि आपको एडवर्ब के तौर पे भी मिल सकता है, प्रपोजिशन के तौर पे भी, कंजंक्शन के तौर पे भी, और वो एडजेक्टिव भी हो सकता है। तो आपको सेंटेंस की सेंस और उसकी रिलेटेडनेस को देखते हुए पता लगाना है कि यहाँ पे ये जो वर्ड है वो एज अ एडवर्ब यूज हुआ है या प्रेपोजिशन। तो हमारे पास एग्जांपल है दे अराइव्ड सून आफ्टर। अब यहाँ पे जो आफ्टर का वर्ड है वो एडवर्ब के तौर पे यूज हो रहा है। और सेकंड एग्जांपल अगर हम देखें तो वो है दे अराइव्ड आफ्टर अस। यहाँ पे प्रेपोजिशन है कि जो अस यहाँ पे है, अस एक प्रोनाउन है और उस प्रोनाउन को जो डिस्क्राइब कर रहा है वर्ड यहाँ पे वो आफ्टर है। तो यहाँ पे आफ्टर एज अ प्रेपोजिशन यूज हो गया बाय डेफिनेशन। और तीसरी अगर हम एग्जांपल देखें तो वो है दे अराइव्ड आफ्टर वी हैड लेफ्ट। तो यहाँ पे जो आफ्टर है वो दो सेंटेंसेस या पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस को आपस में मिला रहा है। तो ये बाय डेफिनेशन यहाँ पे एज अ कंजंक्शन यूज हो रहा है। अब एक ही वर्ड आफ्टर तीन सेंटेंसेस में
अलहदा अलहदा ग्रामेटिकल कैटेगरी में आ रहा है। तो ये आपने खुद से देखना है कि एक सेंटेंस में एक वर्ड जो है वो एज अ प्रेपोजिशन या कंजंक्शन या क्या यूज़ हो रहा है। तो ग्रामेटिकली कैटेगरी जो है वो आपके सेंटेंस की सेंस पे डिपेंड करती है, ना कि वर्ड को आप बाउंड कर दें कि किसी भी के ग्रामेटिकली कैटेगरी में उसको फेंक दें कि जो आफ्टर है वो हमेशा प्रेपोजिशन ही होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सेंटेंस की सेंस और सेंटेंस में उसका जो यूज़ है उस वर्ड का, वो आपको बताएगा कि यहाँ पे ये वर्ड क्या है, प्रेपोजिशन है या कंजंक्शन है या वर्ब है या एडवर्ब है या क्या है। तो इस चीज़ के बारे में आपने केयरफुल रहना है। ये चैप्टर नंबर 4 हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम चैप्टर नंबर 5 करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हर आने वाले लेक्चर का नोटिफिकेशन आपको मिले।